Good morning, good afternoon, and good evening to all of you whenever you are watching this video lecture. फिजिक्स के तीसरे और इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चर्चा की थी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की चर्चा की थी और उसमें थोड़ी सी लाइन छूट रही थी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में सोने के जो दो पत्र लगे होते हैं, जो दो गोल्ड की फॉइल होती हैं, उनका फैलाव, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दीज फॉइल्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द फॉइल। स्वर्ण पत्रों का फैलाव इस बात पर निर्भर करता है कि स्वर्ण पत्रों पर कितने परिमाण का आवेश है। इफ चार्ज इज मोर, then degree of divergence will be also more, and if charge is less, then degree of divergence will also be less. जब आवेश का परिमाण स्वर्ण पत्रों पर अधिक है तो स्वर्ण पत्र अधिक फैलेंगे, और जब स्वर्ण पत्र पर आवेशों का परिमाण कम है तो स्वर्ण पत्र कम फैलेंगे। इस तरह हम in this way we can measure the magnitude of charge and nature of charge present on the object which is brought into contact of gold leaf electroscope। इस तरह से हम किसी वस्तु पर आवेश की प्रकृति और उसके परिमाण को जान सकते हैं, वह वस्तु जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के साथ संपर्क में लाई गई है। आज का लेक्चर आवेश एवं उसके गुणों से संबंधित है। Today's lecture depends upon the charge and its various properties. What is charge? We have learned in previous lectures that after the rubbing of two objects, both objects acquires a property to attract the lighter weights of paper or grass. पहले वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब दोनों ही वस्तुओं पर हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण को हमने विद्युत कहा था। एंड द प्रॉपर्टी बी नेम्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल्स। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता था उन्हें हम विद्युतमय पदार्थ कहने लगी थी। तो व्हाट इज चार्ज? आपका एमपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन द चार्ज एंड राइट इट्स एनी 5 प्रॉपर्टीज और एनी 4 प्रॉपर्टीज। आवेश क्या है और इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो व्हाट इज चार्ज? चिपकाने वाला गुण या विद्युत किसी पदार्थ में पैदा हुई है, वो किसके कारण? क्योंकि रगड़ने से उसके ऊपर आवेश आ गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो आवेश की छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी बाय व्हिच अ ऑब्जेक्ट एक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है या विद्युत का गुण ग्रहण कर लेती है। ये चार्ज की, आवेश की बड़ी छोटी सी परिभाषा। अब आवेश की प्रॉपर्टीज, आवेश के क्या गुण हैं? हमने जब हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, जब हमने विद्युत का इतिहास पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की थ्योरी दी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में आपस में रिपल्सन होता है या नेगेटिव चार्ज में आपस में रिपल्सन होता है। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो नियम है वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया। साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश, और इस रूल को कहा गया स्थिर विद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन रूल। ये किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने। तो आवेश की प्रॉपर्टीज में हम पहला गुण लिखेंगे कि समान आवेश
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, आवेश का पहला गुण। आवेश का दूसरा गुण, आवेश की योज्यता का नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड आवेश का गुण हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और हिंदी में उसको कहेंगे योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, मान लीजिए किसी वस्तु पर, ये मैंने कोई सिस्टम, कोई निकाय या कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ली है, और इस पर मैं 5 कूलम प्लस 5, सी का मतलब कूलम, प्लस 4 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 1 कूलम माइनस 3 कूलम। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे द्वारा चुने गए ऑब्जेक्ट पर इस तरह के 5 चार्ज प्रेजेंट हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा? हाउ मच चार्ज विल बी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप एल्जेब्रिक सम लगाते हैं, बीजगणितीय योग लगाते हैं कि +5 +4 +1, 5 4 9 10 कूलम, -2 -3 -5 कूलम, प्लस के 10 कूलम माइनस के 5 कूलम, तो नेट चार्ज कितना बचा? +5 कूलम। और इसे ही कहते हैं आवेशों की योज्यता का नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हिंदी में सुनेंगे, किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल परिणामी आवेश, कुल आवेश उस पदार्थ पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। The net charge present on an object is always algebraic sum of all individual charges present on that object। ये सरल सा और सिंपल सा रूप है, सिंपल सा नियम है योज्यता का नियम, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी है? चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है। चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी इसको बोलते हैं। हमने कल या पिछले वीडियोस में एक ग्लास रॉड को बहुत बार रेशम के कपड़े से रगड़ा है। कांच की रॉड से मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पिछले एग्जांपल में भी हमने लिया था, और यहाँ सिल्क पर पहुंच गए, तो सिल्क पर 3 निगेटिव, क्योंकि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ग्लास रॉड पर 3 पॉजिटिव, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के क्लॉथ पर गए हैं, रेशम के कपड़े पर गए हैं, तो रेशम के कपड़े पर 3 का निगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहां देखिए 3 पॉजिटिव और यहां 3 निगेटिव, टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब आप सबसे पहले पृथक्कृत, आइसोलेटेड क्या होता है इसको समझें। पूरी यूनिवर्स में बहुत सारे पदार्थ हैं, बिल्ली की खाल थी, एबोनाइट था, फर था, फ्लालिन था, ऊन था, वूल था, रेशम है, ग्लास रॉड है, लेकिन हम अभी पूरे ब्रह्मांड के उन पदार्थों में से केवल 2 पदार्थों को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमने अपना सिस्टम बनाया है ग्लास प्लस सिल्क क्लॉथ, ग्लास प्लस सिल्क क्लॉथ। इनके अलावा हमें ब्रह्मांड की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, केवल हम ग्लास और सिल्क की बात करेंगे। मतलब हमने ग्लास और सिल्क, केवल 2 चीजों के एक सिस्टम को पूरी यूनिवर्स से अलग चुन लिया है। We have separated a sort system of glass and silk cloths from whole universe। पूरे ब्रह्मांड से हमने इसको अलग कर लिया है, इसलिए इसका नाम रखेंगे विलगित, विलगित या आइसोलेटेड, और इसी को हम कहते हैं पृथक्कृत। विलगित और पृथक्कृत एक ही बात है।
तो पृथक्कृत निकाय का मतलब आप समझ गए होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे। पूरी यूनिवर्स से हमने एक छोटे से सिस्टम को अलग चुन लिया और हम केवल उस छोटे से सिस्टम पर चार्ज की बात करेंगे। बिफोर द रबिंग, जब हमने ग्लास की रॉड और सिल्क क्लॉथ को रगड़ा नहीं था, तब ग्लास पर कितना चार्ज था? 0। ये 3 पॉजिटिव तो रगड़ने के बाद आए हैं, जब ग्लास से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, चले गए सिल्क क्लॉथ में। लेकिन जब हमने रगड़ना नहीं था, व्हेन वी डिडंट रब दीज टुगेदर, जब हमने इनको रगड़ा नहीं था, तब ग्लास पर भी 0 चार्ज था, कोई पॉजिटिव नहीं था। सिल्क के क्लॉथ पर भी 0 चार्ज था, कोई पॉजिटिव नहीं था। तो ये सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम जो हमने चुना हुआ है, उस पर बिफोर द रबिंग, घर्षण के पहले कितना आवेश था? नेट चार्ज 0। आफ्टर द रबिंग, ग्लास रॉड एक्वायर्स 3 पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स 3 नेगेटिव चार्ज, बट टोटल चार्ज, नेट चार्ज अगेन विल बी 0, +3 कैंसर, -3। तो बिफोर द रबिंग, आफ्टर द रबिंग, चार्ज का क्या हुआ? चार्ज वही का वही है। टोटल सिस्टम का पूरा चार्ज पहले भी 0 था और अब भी 0 है। तो यहीं से शुरुआत होती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बिलगित निकाय का टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और इसी तरह अगर हम छोटे छोटे इन सारे सिस्टम्स को इकट्ठा कर दें तो यूनिवर्स बन जाता है। तो सार्वभौमिक रूप से ग्लोबली वी कैन से दैट चार्ज ऑफ होल यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई जब आफ्टर द रबिंग हमने रब किया तो ये चार्ज तो आया, ये चार्ज तो प्रोड्यूस हुआ, इस पर चार्ज था नहीं फिर भी पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, इस पर चार्ज था नहीं फिर भी नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ। आप तो कह रहे हो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को बना सकते हैं। तो गड़बड़ बात हो। फिर हमने अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, हमने अपनी परिभाषा को बदला और नया जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है उसको हमने कहा कि आवेशों को जोड़े में ही उत्पन्न किया जा सकता है और जोड़े में ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश हमेशा जोड़े में उत्पन्न किए जाते हैं और जोड़े में नष्ट किए जाते हैं। चार्जेस आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। अगेन चार्जेस आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। आवेश को हमेशा जोड़े में उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है या किया जाता है। जैसे ये जोड़े में उत्पन्न हुए, 3 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव होते तो 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव होता तो 1 नेगेटिव। ये जोड़े में हमने प्रोड्यूस किए, लेकिन जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, आपस में चिपका दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस ग्लास की रोड में, तो +3 और -3 आपस में न्यूट्रल होकर वापस कितने हुए? 0। तो नष्ट भी हुए तो कितने? 3 पॉजिटिव ने 3 नेगेटिव को नष्ट कर दिया। मतलब यहां 6 टोटल चार्ज हैं तो 3 जोड़े हैं, 3 पेयर, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। ये हमने आवेश संरक्षण के नियम को मॉडिफाई किया और मॉडर्न लॉ इस तरह से प्रस्तुत किया। अब आपको लिखने ये भी आता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो लिखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ऑल्सो गिव 2 एग्जाम्पल्स। 2 उदाहरण भी दिए। आपके पास 2 नहीं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये उदाहरण ही है। व्हेन यू रब ग्लास विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एक्वायर्स सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज सिल्क क्लॉथ विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज। जब कांच और रेशम को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उतने ही धनावेश उत्पन्न होते हैं जितने ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होते हैं। यह आपका फर्स्ट एग्जांपल हुआ। आपने बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जैसे नाभिक के अंदर
एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन हमेशा प्रोटॉन में बदलते रहते हैं। आप देखेंगे 0 and 1। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए उसको यहाँ 0 से डिनोट करते हैं। नीचे चार्ज आता है, ऊपर मास आता है। न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। उसको आपने 11th में मोल में पढ़ा होगा। 1 यूनिट मास का मतलब 1 AMU 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और -27 किलोग्राम। 0 and 1 ये 1 यूनिट पर मास है। ये जब टूटता है इनसाइड द न्यूक्लियस तो एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान शून्य मान जाता है। शून्य मानते हैं इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। प्रोटॉन एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर और 1 यूनिट ही उसका मास होता है। तो आप देख सकते हैं मास कंजर्व है ऊपर, यहाँ 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर और 1 + 0 1 है राइट हैंड साइड पर। चार्ज देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है और राइट हैंड साइड पर +1 और -1 मिला के नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो चार्ज बैलेंस है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज बैलेंस रहता है। ये लॉ ग्लोबल लॉ है, सार्वभौमिक नियम है। इट डजंट फेल, ये कभी भी फेल नहीं होता। आपने एक नियम और पढ़ा होगा, द्रव्यमान की अविनाशता का नियम। मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट दिस रूल फेल्स। यह नियम फेल हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि आइंस्टीन के समीकरण के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी सम पार्ट ऑफ मास converts into energy and energy also may be convert into mass। आइंस्टीन कहते हैं कि मास को हम एनर्जी में भी बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में भी बदल सकते हैं। मतलब मास से एनर्जी भी बना सकते हैं, ऊर्जा भी बना सकते हैं और एनर्जी से मास भी बना सकते हैं। तो फिर मास कंजर्व कहाँ रहा? मास को तो हम नष्ट कर सकते हैं। मास कैन बी डिस्ट्रॉयड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां फेल भी हो जाता है, लेकिन उसी कंडीशन में जब द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रहा होता है। वेदर मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी और एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इनटू मास इन बोथ केसेस, इन दैट केसेस वेयर कंजर्वेशन ऑफ मास बिकम्स फेल बट लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन इज अप्लाइड। उन कंडीशंस में भी आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए इसको विश्व का ट्रू नियम, सार्वभौमिक और सत्य नियम कहा जाता है। इट इज ग्लोबल एंड ट्रू लॉ ऑफ यूनिवर्स। आप ये ध्यान रखेंगे। ये आवेश की 3rd प्रॉपर्टी थी और उसको हमने पढ़ा आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश के संरक्षण के आधार पर और आवेश संरक्षित रहता है और इससे कोई भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, 2 से ज्यादा आपको पूछे नहीं जाएंगे। बाकी आप किन्हीं भी 2 पदार्थों को रगड़ते हैं तो वो चार्ज कंजर्वेशन का रूल फॉलो करता है। 4th प्रॉपर्टी, चार्ज की 4th प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या होता है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन इट इज द थोक शॉप। ये थोक की दुकान है। आप जब थोक की दुकान पर लेने जाते हैं तो उसके यहाँ मान लो बोरियां रखी हैं, 40 किलो से कम शक्कर वो नहीं बेचता। आप 120 किलो मांगेंगे वो आपको 3 बोरी देगा। आप 160 किलो मांगेंगे वो आपको 4 बोरी देगा। आप 40 किलो मांगेंगे वो आपको 1 बोरी देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 50 किलो शक्कर चाहिए तो वो नहीं। क्यों? उसके पास बोरियां कैसी हैं? या तो 40 लो, या तो 80 लो, या तो 120 लो। इसी तरह क्वांटीकरण का, क्वांटाइज्ड वैल्यू का मतलब ये होता है, क्वांटीकरण का अर्थ ये होता है कि हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई कहता है कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। कोई कहता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब आवेश की हर एक वैल्यू नहीं हो सकती। If charge is quantized, then each and every value of charge is not possible। और क्यों नहीं हो सकती? हम वही वाले बेसिक एग्जांपल पे आएंगे। जब कांच की रॉड को हमने रेशम से रगड़ा
तो कांच से 3 इलेक्ट्रॉन निकले और रेशम में चले गए, तो कांच पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और रेशम पे कितने नेगेटिव आए थे? 3 नेगेटिव चार्ज आए थे। तो क्यों आए थे ये? क्योंकि रेशम के कपड़े पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पहुंच गए, इसलिए उस पर 3 नेगेटिव चार्ज, और कांच की रॉड से, कांच की छड़ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज। और आप सभी जानते हो एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई चार्ज होता है और एक यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और कूलाम को मैं दर्शाता हूं C से। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहता है। तो यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है कांच की रोड पर? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम पॉजिटिव का चार्ज है। और यहाँ का कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज, वैल्यू सेम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। तो यहाँ कितना चार्ज है? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसको आप सोल्व करोगे तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, और ये नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ जितना पॉजिटिव उतना ही यहाँ नेगेटिव। अब जब चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से उत्पन्न होता है, when charge originates from transfer of electrons, then smallest unit of charge will be charge on electron। तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? जो एक इलेक्ट्रॉन पर है। अब आप ये तो इमेजिन कर नहीं सकते, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2.25 इलेक्ट्रॉन कब दे पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो जाएंगे। 2.5 कब दे पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन को आप आधा कर लोगे। 2.25 कब दे पाएगा? जब इलेक्ट्रॉन के आप 4 टुकड़े करने में सफल हो जाओ, तो 4 में से एक टुकड़ा उठा के 2 के बाद दे दोगे तो 2.25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन क्या आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं? कैन यू ब्रेक द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी संख्या में ही ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बिल्कुल, तो कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्लास की रोड में दिए होते तो दुगना कर दो, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। अब ये बताओ, आपको अगर कोई कहे कि किसी बॉडी पर 2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम चार्ज है, तो आप यस कहेंगे कि नो कहेंगे? आप कहेंगे नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इतना चार्ज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इतना चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को चूंकि तोड़ नहीं सकते, इसलिए उसके चार्ज को भी नहीं तोड़ सकते। तो या तो चार्ज ये हो सकता है, या तो चार्ज ये तो हो सकता है, या तो चार्ज ये हो सकता है। किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज, नेट चार्ज हमेशा n इंटू ई होगा। ई का अर्थ है 1 यूनिट। ई का अर्थ है 1 यूनिट, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम चार्ज। अगर n की जगह 1 है तो इतना चार्ज, n की जगह 2 है तो इतना चार्ज, n की जगह 3 है तो इतना चार्ज, अगर n की जगह 4 है तो 4.8 में 1.6 और जोड़ लो, आगे आता चला जाएगा। लेकिन इतने से अदर वैल्यू का चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ये सब चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज, उसकी हर एक वैल्यू नहीं होती। अगर कोई कहे कि 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम होता है, अगर ये चार्ज होता है क्या, तो आप क्या बताएंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को आधा करना पड़ेगा तब इतना चार्ज हो पाएगा। 1.6 का आधा करोगे तो 0.8 आएगा। और इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। तो आप कहोगे ये वाला चार्ज नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर कोई कहता है किसी ऑब्जेक्ट पर क्या 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम चार्ज हो सकता है, आप कहेंगे हाँ हो सकता है। तो 1.6 इंटू 4 करोगे तो 6.4 आ जाएगा। मतलब यहाँ n की जगह 4 लिखोगे तो आपका चार्ज ये वाली वैल्यू हो सकती है।
ये वाली वैल्यू हो सकती है। कोई कहे 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो नहीं हो सकता, तो 4.8 हो सकता है और फिर उसके बाद 6.4 हो सकता है। उसके बीच की चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होगी और 10⁻⁻19 कूलम उसके मल्टीपल में चलेगा ही। तो ये सिंपल सा रूल है चार्ज के क्वांटाइजेशन का। वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है और क्वांटीकृत मीन्स, क्वांटाइजेशन मीन्स each and every value of charge is not possible, only simple multiple of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge may be available on an object। किसी वस्तु पर पाया जाने वाला चार्ज हमेशा एक इकाई आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणक होगा। होल मल्टीपल मतलब यहाँ Q, किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला जो Q है, कोई भी चार्ज है, वो N इंटू E के बराबर होगा, जहां E इक्वल टू है 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और N है कोई सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 6 होल नंबर, कोई भी N की वैल्यू हो सकती है। तो अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। क्या है क्वांटीकरण, क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन है, क्वांटाइजेशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आइडिया सबसे पहले किसके माइंड में उत्पन्न हुआ? तो आप ध्यान रखेंगे कि माइकल फैराडे, ये कहानी मैंने हिस्ट्री में आपको इसकी सुनाई थी, बुक बाइंडिंग की दुकान में ये काम करते थे। माइकल फैराडे ने ही सबसे पहले ये विचार दिया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है और चार्ज का हर एक मान नहीं होता, कुछ निश्चित मान ही होते हैं, उनके बीच में कोई मान नहीं होता। चार्ज नेवर हैव मिडिल वैल्यू, इट इज ऑलवेज होल मल्टीपल ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये सबसे पहले आइडिया आया फैराडे के दिमाग में, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किसने सिद्ध किया? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल या प्रायोगिक प्रदर्शन अगर किया किसी ने, तो इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया मोलिकिन ने। कई किताबों में मिलिकिन भी लिखा हुआ है इसको, तो ये मोलिकिन ने इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। तो क्वांटीकरण सिद्धांत में आपको ये दो चीजें हिस्ट्री में उसकी याद रखनी है। अगर आप बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं तो आप पहले लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्वांटाइजेशन, सेकंड पॉइंट लिखेंगे व्हाट इज क्वांटाइजेशन, थर्ड पॉइंट लिखेंगे रीजन ऑफ क्वांटाइजेशन। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर पाना है तो आपका शॉर्ट नोट्स बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। हिस्ट्री में आप लिख दोगे फर्स्ट आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय माइकल फैराडे एंड मोलिकिन डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली फॉर इट। ये हिस्ट्री में हो जाएगा। इतिहास में आप लिख देंगे कि आवेश से क्वांटीकरण का सर्वप्रथम विचार माइकल फैराडे ने दिया, जिसका प्रायोगिक प्रदर्शन मोलिकिन के द्वारा किया गया। सेकंड पॉइंट आप लिख देंगे व्हाट इज क्वांटाइजेशन, लिखेंगे ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मे बी होल मल्टीपल ऑफ, सिंपल होल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और 1 यूनिट चार्ज। किसी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणक होता है। सिंपल सी बात लिखोगे। आवेश से क्वांटीकरण के सिद्धांत में व्हाट इज क्वांटाइजेशन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। फिर आप अगला पॉइंट लिखोगे रीजन, कॉस। इसका कॉस क्या है? कॉस क्या है? चार्ज ऑलवेज ओरिजिनेट्स बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आवेश उत्पन्न होता है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन को और छोटी यूनिट्स में कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, अतः उसके चार्ज को भी कम नहीं किया जा सकता, ना तो अधिक किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। इस कारण चार्ज में क्वांटाइजेशन होता है, इस कारण आवेश क्वांटीकृत होता है। अब लास्ट आप पॉइंट लिख दोगे लिमिटेशंस, तो मजा ही है। क्या लिमिटेशन है इसकी? हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, प्रोटॉन को तोड़ नहीं सकते, न्यूट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। जो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा हम मान रहे हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट था गेलमैन और इसका साथी था ज्वीग। गेलमैन और ज्वीग
इन दो साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है, एक यूनिट चार्ज आप जिसे कह रहे हो, उसके भी छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे हम प्रोटॉन को कहते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1 यूनिट, और +1 यूनिट का अर्थ क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन गैलमैन और ज़्वीक कहते हैं, गैलमैन एंड ज़्वीक सेज दैट one unit positive charge of proton may be distributed in 3 particles. वो कहता है कि इसके पास दो तो अब क्वार्क होते हैं। क्वार्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक यूनिट चार्ज को तोड़कर जो छोटी यूनिट्स बनाई गई उनको हमने क्वार्क कहा। और क्वार्क बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको 2 बता रहा हूं, 2 अप क्वार्क +1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का एक प्रोटॉन बना होता है। अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2/3 × E प्लस, चूंकि 2 है तो 2 बार जोड़ देंगे अपन, 2/3 E, या इसको हम 2E/3 लिख सकते हैं। E क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक यूनिट चार्ज, और E का स्मॉल ई का अर्थ होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2E/3 2E/3, और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -E/3। ये -E/3 डाउन क्वार्क की वैल्यू है, और एक अप क्वार्क की वैल्यू है 2E/3। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप तोड़ सकते हो। आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस E आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही चार्ज आएगा, जो कि एक प्रोटॉन के ऊपर हम पढ़ते हैं। लेकिन उसको भी 3 छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। मतलब प्रोटॉन को 3 छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। उनमें से 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क, मतलब क्वार्क यूनिट है। जब गैलमैन और ज़्वीक ने क्वार्क की डिस्कवरी कर दी तो फिर आवेश से क्वांटीकरण का सिद्धांत फेल हो गया। फिर तो हो सकता है एक ई में अगर हम E/3 जोड़ दें, एक ई में से E/3 घटा दें, E - E/3, क्या बचेगा, 3E - E, 2E/3 बचेगा। मतलब किसी पार्टिकल पर 2E/3 चार्ज भी तो हो सकता है। हमने एक यूनिट चार्ज ले लिया उस पर और एक डाउन कार्क निकाल दिया उससे, तो कितना बचा, 2E/3। मतलब चार्ज के टुकड़े किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं तो फिर हमारा वो सिद्धांत गलत है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बाद अगर कोई चार्ज होगा तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, उसके बीच में नहीं होगा। अगला चार्ज होगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, लेकिन उसके बाद उनके बीच में नहीं होगा। लेकिन अब हो सकता है जब क्वार्क की डिस्कवरी हो। एक और आपको लिमिटेशंस आवेश से क्वांटीकरण की याद रखना चाहिए। जैसे आपको 10 हेयर आपके दे दे, सिर के 10 बाल दे दे और कहेगी गिन भैया कितने हैं, तो आप काउंट कर दोगे कि 10 हैं। अगर कोई पूछेगा पूरे सिर में बाल कितने हैं, तो आप कहोगे अनकाउंटेबल, असंख्य, हम नहीं गिन सकते। असंख्य क्या, जैसे मैंने ये कहा गिनिए कितनी लाइन है, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा गिनो कितनी लाइन है, आप कहोगे पट्टा है, लाइन्स है नहीं। फिर भी मैं कहूंगा लाइन कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट लाइन्स है। पता नहीं होता तो कितनी लाइन्स है, इनफाइनाइट। ऐसे ही सिर के पूरे बाल कितने हैं, बोलेंगे इनफाइनाइट। छोटे से हिस्से के बोलेंगे इनको गिन दो, तो आप बोल दोगे 10 12 15 16। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है वो हमेशा लागू नहीं होता है, हमेशा उसको लागू नहीं करते हैं। वी कैन नॉट अप्लाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एज होल, सभी जगह इसको लागू नहीं करते हैं। हम इसको छोटे चार्जों के लिए लागू करते हैं। छोटे, जैसे बालों का कम सैंपल है तो हमने काउंट कर लिया, लागू कर देंगे इस पे आवेश का क्वांटीकरण कि भाई इतने ही बाल हो सकते हैं, इनके बीच में कोई बाल नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूरे बालों को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते, असंख्य, अनंत है। ऐसे ही जब चार्ज बहुत बड़ा है तो फिर इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसी अगर आपको एक साथ 10 अरब लाइंस दे दी जाए बिल्कुल पास पास में सटा के, तो आपको एक पट्टी के जैसा दिखने लगेगा। पूरी लाइंस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत छोटे सैंपल के लिए लागू होता है, बड़े सैंपल के लिए लागू नहीं होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस, नॉट मैक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस। बड़े आवेश के लिए आवेश से क्वांटीकरण सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। फॉर बिगर चार्ज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नॉट सिग्निफिकेंट। इन सब बातों को आप नोट करेंगे और ऐसा अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी मार्क्स कोई काट पाएगा।
ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टीज है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है इनवेरिएबल ऑफ या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, हिंदी में आवेश की अचरता का नियम या आवेश की अचरता। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट पर, या इसको मैंने माना Na प्लस है, Na प्लस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जब एक पॉजिटिव मैंने लगा रहा हूं, Cl माइनस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष मोशन कर रहे हैं, सापेक्ष गति कर रहे हैं, तो क्या Na का चार्ज कम हो गया? Cl माइनस का चार्ज कम हो गया? बिल्कुल चार्ज कम नहीं हुआ। मास में जैसे होता है, मास अगर पत्थर आप धीमे से मारोगे कम लगेगी क्योंकि उसका मास कम है। पत्थर को बहुत वेग से मारोगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ा के मारोगे तो आपको बहुत तेज लगेगी क्योंकि उसका मास बढ़ गया। मोशन में मास बढ़ जाता है, सापेक्षिक मोशन में, रिलेटिव मोशन में मास बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। लेकिन यहां नहीं बढ़ा है। Na प्लस और Cl माइनस, Na पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, Cl पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करें, एक दूसरे के सापेक्ष पास आए, दूर जाएं, अपनी स्थिति को बदलें, लेकिन इस पर हमेशा माइनस एक कूलम चार्ज ही रहेगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। मतलब इस पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, इस पर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, और इस चार्ज पर इनकी रिलेटिव मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहते हैं। व्हाट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज? आवेश की अचरता क्या कहलाती है? ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिलेटिव मोशन डज नॉट इफेक्ट। जो सापेक्षिक गति है उससे कभी भी आवेश का परिमाण नहीं बदलता है, इसे आवेश की अचरता या इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहा जाता है। और कुछ बड़े सिंपल से रूल हैं कि मान लीजिए मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मैंने इसको अपने छोटे से डस्टर को अपनी टी शर्ट पर रब किया और इस टी शर्ट पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो टी शर्ट का वेट कम हुआ कि बढ़ गया? अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका अर्थ इस टी शर्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कुछ तो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, रेस्ट मास जीरो होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो उसका मास जीरो नहीं माना जाता, कुछ ना कुछ मास होता है। और आपको पता है कितना मास होता है? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो कुछ मास तो कम हुआ होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो मास कम हो जाता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, मतलब इस पर मास बढ़ गया होगा। इलेक्ट्रॉन अंदर घुसे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास किस पे आ गया? इस अजीब से डस्टर पे आ गया। तो फिर एक और आप छोटा सा सिद्धांत याद रखेंगे कि जब वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जब वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है।